जय हिंद मित्रों, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। आप सबसे एक निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी जरूर करते रहें, शेयर भी करें और हमारी टीम को उत्साहित करते रहें। आपका प्यार इस तरह मिलता रहे। आज मैं एक नए और पुराने विषय को लेकर के आया हूं। नया ये है कि क्या कुर्दों के आतंक से मिडिल ईस्ट में एक नई जंग के आसार पैदा हो रहे हैं, और पुराना है कि समस्या बहुत पुरानी है। एक खबर आई थी कि तुर्की की जो सरकारी एरोस्पेस कंपनी है, जहां पे उसके ड्रोन्स और बहुत सारे फाइटर्स वगैरह बनते हैं, उस पर टेररिस्ट अटैक किया गया था और 4-5 लोग मर गए थे, कई लोग घायल हुए थे। ये बड़ी पुरानी समस्या है। इसको मैं अपडेट करूं तो मिडिल ईस्ट में कुर्द की जो प्रॉब्लम है, ये आज की नहीं है, ये बहुत सालों की है। कुर्द जात के लोग ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, कई देशों में पाए जाते हैं, और खास तौर से इनके बॉर्डर के आसपास, ये जहां भी ये इन देशों के बॉर्डर मिलते हैं उसके आसपास इनकी बड़ी आबादी है, और इनका अलग धर्म है, अलग परंपराएं हैं, अलग रीति रिवाज हैं, और इनका अपना कोई देश नहीं है। ये अपनी स्वायत्तता की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। इसी क्रम में, इसी स्वायत्तता के क्रम में ही उन्होंने तुर्की पर हमले किए थे। तुर्की के जो अंकारा, उसका जो वो है, पिछले हफ्ते उसका, तुर्की का अपना जो एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एरोस्पेस के मामलों में काम करती है, उस पे इन्होंने अटैक किया था, हमला किया था। और स्थानीय मीडिया में जो बात आई थी वहां, उसके मुताबिक कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री के बाहर बड़े धमाके हुए थे, कई धमाके एक साथ, और केवल धमाके नहीं हुए थे, गोलीबारी भी हुई थी, गोलियां भी चली थी। इस हमले में उसी समय 4 लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। घायलों की संख्या 14 उस समय बताई गई थी। और ये जो कंपनी है, ये उत्तर पश्चिम अंकारा से लगभग 28 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। और तुर्की के जो गृह मंत्री हैं, अली एरकिया जी ने, उन्होंने कहा था कि अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट डाली थी उन्होंने, उसमें कहा था कि ये हमारे ऊपर आतंकवादी हमला किया गया है, और इस हमले में कुछ लोग शहीद हुए हैं, कुछ लोग जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया पे जो उसकी सीसीटीवी फुटेज आई थी, उस पर भी ये साफ दिखा जा रहा था कि उस कंपनी के अंदर भी कुछ हथियारबंद लोग घुसे थे, और उन्होंने कई लोगों को गोली मारी थी। बीबीसी का जो डिप्लोमेटिक रिपोर्टर हैं पॉल एडम साहब ने भी इसमें अपनी पोस्ट किया था कि अभी ये साफ साफ नहीं देखा जा पा रहा है, कहा जा पा रहा है कि कितने हमलावर थे, बाहर भी लोग थे या अंदर ही लोग थे। तुर्की के गृहमंत्री ने 2 हमलावर होने की बात कही थी, लेकिन और भी इसके आसपास कुछ लोग शामिल थे, ये बताया गया था। तुर्की के लिए ये जो एरोस्पेस कंपनी है, क्यों इंपॉर्टेंस है इतनी, ये समझने की जरूरत है। इस एरोस्पेस कंपनी में तुर्की की ये जो हाईली टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, वो बनाए जाते हैं इस सरकारी कंपनी में, और ये राजधानी अंकारा के काफी नजदीक है। इस कंपनी में मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी बनते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी बनते हैं, और तुर्की सेना के लिए ड्रोन भी तैयार किए जाते हैं। तुर्की का ड्रोन भी बहुत अच्छा माना जाता है, उसके कम्बैट हेलीकॉप्टर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये कंपनी न केवल टर्की के लिए बल्कि कई देशों के लिए हथियार बनाती है। अर्थात तुर्की ड्रोन का और वेपन्स का एक एक्सपोर्टर कंट्री भी है। ये कंपनी उसके बहुत सारे टास्क को पूरा करती है। तुर्की ने दुनिया के बहुत सारे देशों में हथियार सप्लाई किए हैं, और यहाँ तक कि बताया जाता है कि अमेरिका का जो F-16 लड़ाकू विमान है, उसका भी एक यहाँ पर जो है प्रोडक्शन लाइन यहाँ भी बनाई गई। इस कंपनी को भी कुछ न कुछ कंपोनेंट बना के देना होता है। ये कंपनी पुराने लड़ाकू विमानों की मरम्मत का भी काम करती है, और आधुनिक उनको बनाने का भी काम करती है, नए जनरेशन का वेपन्स के रूप में कन्वर्ट करने का काम करती है। ये बहुत सारे काम जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का काम इस कंपनी के पास होता है। अब सवाल यह है कि ये पहली बार हमला नहीं हुआ है।
ये बीबीसी के जो डिफेंस रिपोर्टर हैं फ्रैंक गॉर्डन साहब का कहना है कि ये तो आम बात है, तुर्की में आतंकवादी हमला कोई नई बात नहीं, होता रहता है। ऐतिहासिक रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको तुर्की बार बार इग्नोर करता रहा है। कुर्दिश अलगाववादियों को आप जिम्मेवार तो ठहराते हैं, लेकिन कुर्दिश अलगाववादियों के कैंप जो उत्तरी सीरिया में भी है, बहुत सारी जगहों पर हैं, इन इलाकों में तुर्की की जो एयरफोर्स है कई बार एयर स्ट्राइक कर चुकी है इनके ऊपर। तुर्की में जो इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी के साथ साथ उनके साथ मिलकर लड़ने वाले ये लड़ाके भी काफी मशहूर रहे हैं। और तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे पुराने दुश्मन अगर पूछा जाए कौन है, तो मैं समझता हूं वो है कुर्द। कुर्द सबसे बड़े और सबसे पुराने दुश्मनों में से आते हैं तुर्की के। इस हमले के पीछे साफ साफ कुर्द ऑर्गेनाइजेशन ही जिम्मेवार रहा है। तुर्की के गृह मंत्री ने प्रतिबंधित तुर्किस्तान वर्कर्स पार्टी को जिम्मेवार ठहराया था इसके लिए, और वामपंथी रिवोल्यूशनरी पीपुल्स लिबरेशन पार्टी पर भी सख्त उन्होंने जाहिर किया था। हालांकि किसी संगठन ने हमले की खुलेआम जिम्मेवारी नहीं ली थी, लेकिन कुर्द संगठन आजादी के लिए, अलग देश बनाने के लिए बहुत दिनों से आंदोलन चला रहे हैं और ये तख्ता पलट की साजिश भी कई बार कर चुके हैं। तुर्की सेना और कुर्द अलगाववादियों की आपस में लड़ाई होती रहती है और अब तक इसमें हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। कुर्द एक एथनिक ग्रुप है, एक समूह है, खासतौर से मिडिल ईस्ट के 4 देशों में, तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया में ये पाया जाता है और इनकी अपनी कुर्दिश अलग भाषा है, अलग संस्कृति है। तुर्की में कुर्दों की आबादी बताया जाता है लगभग 15 से 20% आबादी है इनकी, 20% के आसपास तुर्की में कुर्द रहते हैं और ये बराबर अपनी आजादी की लड़ाई में शामिल रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कुर्दी सरकार इनकी मांग को, तुर्की सरकार कुर्दों की मांग को हमेशा इग्नोर करती रही है और इन्हें अपनी सुरक्षा के खतरे के रूप में देखती रही है। और इनकी डिमांड को उठाने वाली जो सबसे बड़ी इनकी जो पार्टी है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, इसको उन्होंने एक प्रकार से आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है तुर्की सरकार ने। तुर्की सरकार पर कुर्द भाषा और उनकी संस्कृति को कुचलने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। अब यहां पर यह भी देखना जरूरी है कि किस प्रकार से वामपंथी विचारधारा और चरम पंथ के रास्ते पर यह कुर्द बढ़ाता गया, ऐसा क्या कारण था। तो इसको समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना होगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गठन 1978 में हुआ था। आप अंदाजा लगाइए कितना पुराना मामला है। अब्दुल्ला ओकलान ये तुर्की के कुर्दों के लिए ये एक मसीहा के रूप में थे, जो उनके राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार के लिए, उसके मकसद के लिए इस पार्टी का गठन किया था। और शुरू में ये जो समूह था ये मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर काम करता था। धीरे धीरे इसने अपने को राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में कन्वर्ट कर लिया और बहुत पुराने समय से ये संघर्ष कर रहा है। कुर्दों का संगठित तौर पर एक देश ना होना इनके लिए एक दर्द की तरह है, वैसे ही जैसे इजराइल के लिए होता था। कभी इजराइल के पास, यहूदियों के पास अपना कोई देश नहीं होता था और वो पूरे देश में मारे, पूरी दुनिया मारे मारे फिर रहे थे। ये तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक, आर्मेनिया एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और एक बड़ा समूह है इनका। कहा जाता है कि 25 से 35 मिलियन की आबादी है टोटल अगर इनकी जोड़ी जाए, उसके बावजूद इनका अपना कोई देश नहीं है। ऑटोमन साम्राज्य के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ही ये पूरा सिस्टम, इनका साम्राज्य बिखर गया था और कुर्दों को विश्व युद्ध के बाद एक अलग देश देने का वादा भी किया गया था, लेकिन ये समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चला, रद्द कर दिया। इनको कोई अपना देश नहीं मिल पाया। लगातार ये अपने देश के लिए, अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि संघर्षों में हर बार इनको बेरहमी से कुचला गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा इनके ऊपर। ये हमेशा अपनी नए तरीके से अपने को एकजुट करते लड़ते रहे। 2005 में इराक के एक हिस्से पर विशेष रूप से कुर्दिश लोगों को लिए एक स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया गया और इनकी सीमाओं में कुर्द की क्षेत्रीय सरकार
की एक स्वायत्तता की सहमति दी गई, लेकिन कुछ खास इनको मिल नहीं पाया। तुर्की और कुर्द के बीच एक सदी पुराना संघर्ष है, एक शताब्दी लगभग बीत गई है और ये लड़ाई दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जिस देश में लगभग 20% की आबादी अगर इनकी पहुंच गई है, अंदाजा लगाइए 1920 तक तुर्की में कुर्दों का दमन किया गया, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। 1980 में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने जो आंदोलन खड़ा किया था, वो आंदोलन अब एक भयावह स्थिति में पहुंच गया लगता है। 2013 में हालांकि टर्की गवर्नमेंट के साथ इनका सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 2015 में 2 साल बाद ये एग्रीमेंट फिर से टूट गया, फिर से उसका उल्लंघन होने लगा। और ये भले ही उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दे, भले ही कुर्दिश वर्कर्स पार्टी को आप आतंकवादी कहें, लेकिन सत्य यह है कि जब तक वो उनके अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, वो अपनी लड़ाई रोकने वाले नहीं है। और अगर मैं इसको विश्लेषण करूं तो मैं समझता हूं ये समस्या तुर्की तक सीमित नहीं है। इस समस्या के कारण गल्फ वार हो चुका है। मानवाधिकार के नाम पर इराक पर अमेरिका के नेतृत्व में हमले हुए थे। 1992 में जो गल्फ वार हुआ था और जिसमें सद्दाम हुसैन को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, इराक को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इस युद्ध में इराक पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ह्यूमन राइट के नाम पर जो कहा गया कि सद्दाम ने कुर्दों के साथ क्रूरता किया था, उनकी जिनोसाइड किया था और उनको अपने देश से बाहर करने के लिए उन्होंने सामूहिक हत्याएं की थी, इसके नाम पर अमेरिका ने उसके खिलाफ प्रस्ताव ला करके पूरी तरह ईरान के खिलाफ युद्ध किया था। और यही नहीं, कुर्दों के कारण ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की इन बीच भी रंजिश रहती है, विवाद रहता है, क्योंकि जब इधर से प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो दूसरी की सीमा में चले जाते हैं, उधर प्रेशर होता है तो उनकी सीमा में चले जाते हैं उधर। अब ये लोग कहते हैं कि एक दूसरे राज्यों को, एक दूसरे सरकारों को जिम्मेवार ठहराते हैं कि आपके कारण ये लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। एक प्रकार से ये जो डेमोग्राफी का भी एक मामला निकल के आता है, इन्फ्लुएंस का, बॉर्डर इन्फ्लुएंस का मामला निकल के आता है। एक प्रकार से इनको जिस तरीके से इलीगल तरीके से घुसपैठ करते हैं, इलीगल प्रवास का भी मामला निकल के आता है। इन सब से ईरान इराक के बीच, ईरान टर्की के बीच, टर्की इराक के बीच, सीरिया के बीच एक युद्ध की स्थिति कभी भी बन सकती है। और ये खूनी आंदोलन ऐसे तो रुकने वाला नहीं, जब तक इनको अपना देश नहीं मिलता, ये आंदोलन करते रहेंगे और कुर्द लोग राष्ट्रों की सीमांत समस्याएं पैदा करते रहेंगे, घुसपैठ और आतंकवाद फैलाते रहेंगे। ये स्थितियां किसी समय मिडिल ईस्ट में दूसरे देशों को आपस में लड़ने का कारण बन सकती है, क्योंकि ये हुआ है। और यदि ऐसा फिर हुआ तो मैं समझता हूं इस क्षेत्र में एक बड़ी उथल पुथल का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अभी जो ईरान इजराइल का चल रहा है, ये किसी और रूप में ये क्षेत्र युद्ध के, आतंक के, संघर्ष के क्षेत्र के रूप में उभर करके सामने आ सकता है। तो ये मिडिल ईस्ट का लाइलाज समस्या के रूप में देखा जा रहा है और मैं समझता नहीं हूं कि कोई देश इस समस्या को लेकर के गंभीर है। और अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर इस समस्या के समाधान में युद्ध तक जाना पड़ेगा। आज बस इतना ही, कल फिर किस नए एपिसोड में मुलाकात होगी। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।